कितना होता है? बेंच का परमानेंट बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? परमानेंट बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? परमानेंट बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? जल्दी से रिप्लाई दो, कुछ सवाल पूछ लेता हूं। परमानेंट 5 मिनट ही, ठीक है ना? परमानेंट बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? परमानेंट बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? वेरी गुड, 1.5। टेम्पररी बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? टेम्पररी बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? वेरी गुड, कितना होगा टेम्पररी बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी? वेरी गुड, कितना होगा? 1.3। टेम्पररी बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? 1.3। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है, सॉफ्ट सॉइल है, बेंच का हाइट मैक्सिमम कितना होगा? मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग सॉफ्ट सॉइल है, बेंच का मैक्सिमम हाइट कितना होगा? जल्दी से, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग सॉफ्ट सॉइल है, बेंच का हाइट कितना होगा? वेरी गुड, कितना होगा? नॉट, देखो एक लड़का बहुत परफेक्ट लिखा है, नॉट मोर देन 1.5 मीटर, दैट इज द परफेक्ट, दैट इज द मैक्सिमम 1.5 मीटर होगा, ये 1.5 मीटर ज्यादा नहीं होगा, ये जो आंसर है ना दैट इज परफेक्ट आंसर, ठीक है, नॉट मोर देन 1.5 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका चौड़ाई कितना होगा? इसी बेंच का चौड़ाई कितना होगा? इसी बेंच का चौड़ाई कितना होगा? डियर स्टूडेंट, चौड़ाई कितना होगा? इसी बेंच का चौड़ाई कितना होगा? इसी बेंच का चौड़ाई कितना होगा? नॉट मोर देन हाइट होता है, हाइट से कम नहीं होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल पे मैं बात करूंगा, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग का बेंच का अगर हाइट 1.3 मीटर है, 1.3 मीटर है, ओबी बेंच का हाइट कितना? 1.3 मीटर, सॉफ्ट ओबी है, तो इसका चौड़ाई कितना रहेगा? तो इसका चौड़ाई कितना होगा? तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा इसका चौड़ाई? तो 1.3 मीटर ही होगा, क्योंकि इसका जो चौड़ाई है हाइट से कम नहीं होना चाहिए, तो कम से कम 1.3 मीटर इसका चौड़ाई रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, इसी बेंच का, ठीक है, इस बेंच का स्लोप एंगल कितना रहेगा? इस बेंच का स्लोप एंगल मैक्सिमम कितना होता है? मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग का स्लोप एंगल कितना डिग्री रखते हैं हम लोग? वेरी गुड, कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री मैक्सिमम कितना होता है? 45 डिग्री मैक्सिमम हम लोग रखते हैं, इससे ज्यादा एंगल हम लोग नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग है, किस तरह का वर्किंग है? ध्यान दे, मैकेनाइज्ड, MECHANISED, मैकेनाइज्ड मशीनीकरण यूज हुआ है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग है, सॉफ्ट सॉइल है मेरा, सॉफ्ट ओबी बेंच है, किस तरह का बेंच है? सॉफ्ट बेंच है, सॉफ्ट ओबी बेंच है, सॉफ्ट ओबी बेंच जिसका हाइट है मेरा 2.5 मीटर, इसका हाइट मेरा 2.5 मीटर, इसका चौड़ाई कितना होगा? जिसका हाइट है मेरा 2.5 मीटर, इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा? जल्दी से रिप्लाई दे दो, 2.5 मीटर हाइट है, इसका चौड़ाई कम से कम कितना रखना पड़ेगा? जल्दी से रिप्लाई देके बता दो। चलिए, जब 3 टाइम्स होता है सर, तो इसका 3 गुना कर देंगे हम लोग, तो सर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जल्दी से क्या बता रहे आप लोग, कितना हो जाएगा? तो 7.5 मीटर होगा सर, इन होगा, ठीक है, इसका 3 टाइम्स होता है सॉफ्ट ओबी में, तो कितना हो जाएगा? 7.5 मीटर। बाबू इसी का स्लोप एंगल कितना डिग्री का होगा? इसी में स्लोप एंगल कितना डिग्री होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। इसी का स्लोप एंगल 7.5 डिग्री, ठीक है, इसी का स्लोप एंगल कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री वाले सावधान, 45 डिग्री जवाब देने वाले सावधान, कितना होगा? इसको हम लोग साइंटिफिक स्टडी द्वारा पता करते हैं बाबू, एकदम सही साइंटिफिक स्टडी जवाब देने वाले, ठीक है, बाद बाकी का तो गलत हो गया, इसको साइंटिफिक स्टडी द्वारा पता करते हैं। इसका जो एंगल है ना, हम लोग किससे पता करते हैं? साइंटिफिक स्टडी द्वारा पता लगाया था कितना होगा। ओबी बेंच का, सिंगल बेंच अगर ओबी का हो तो मैक्सिमम हाइट कितना मीटर का रहेगा? सिंगल बेंच ओबी का हो तो मैक्सिमम हाइट कितना रहेगा? सिंगल ओबी बेंच का मैक्सिमम हाइट कितना रहेगा? 30 मीटर रहेगा, मैक्सिमम हाइट कितना रहेगा? 30 मीटर रहेगा। और इस तरह 30-30 मीटर का केटो बेंच हम लोग बना सकते हैं, इस तरह 30-30 मीटर का केटो बेंच बना सकते हैं हम लोग, टेलीस्कोपिक बोलते हैं उसको, हम लोग टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट करना होता है। 30 मीटर का कितना मीटर बना सकते हैं हम लोग? टोटल 3 बेंच बना सकते हैं। कितना मीटर बना सकते हैं? 3 बेंच। अब बाबू एक बात बताओ, टोटल 3 बेंच है, ठीक है ना, 3 बेंच है, इसमें तीनों का हाइट मिलाकर टोटल 90 मीटर होता है, लेकिन 90 मीटर है नहीं, मात्र 60 मीटर है। अगर ये 60 मीटर है तो बताओ ओवरऑल स्लोप एंगल में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? वर्टिकल डिस्टेंस अगर 60 मीटर हो जाए तो ओवरऑल में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जल्दी से रिप्लाई दो, कितना हो जाएगा? 1.5 होता है, वेरी गुड, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 90, तो 90 मीटर इसका होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? 90 मीटर। 90 मीटर जवाब देने वाला हर एक बच्चा, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोग क्लास बहुत अच्छे से करते हो, और ये सब आंसर सुनता हूँ ना, बहुत मोटिवेशन मिलता है, सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि मैं बताऊं, बहुत सारे टीचर्स के पास बच्चे क्लास करते हैं ना, वो टीचर को खुद समझ में नहीं आता कि बच्चों को क्या पढ़ाया, कम से कम मुझे तो समझ में आ रहा है कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं ओबी बेंच का स्पॉइल बैंक बेंच है मेरा, स्पॉइल बैंक बेंच, ओबी डंप बेंच जो आप देख रहे हैं, स्पॉइल बैंक बेंच, इसका एंगल रखना है तो मैक्सिमम एंगल कितना डिग्री का होता है? इसमें अगर स्पॉइल बैंक में मैक्सिमम एंगल कितना डिग्री का होता है? वेरी गुड, कितना डिग्री होगा? रिप्लाई देकर बताओ।
कितना होगा 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री का होता है, 37.5 डिग्री का स्क्वायर बैंक का बनाता है, ठीक है। और या फिर इसके अलावा किस पे डिपेंड करता है ये, इसके अलावा और कौन सा चीज पे डिपेंड करता है ये, जल्दी से, इसके अलावा किस पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किस पे डिपेंड करता है ये, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज पे डिपेंड करता है। वेरी गुड। नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज अगर मान लो, अगर नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज का मान, ठीक है, 40 डिग्री है, 40 डिग्री नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, तो कितना डिग्री होगा, तब कितना पे रखना पड़ेगा, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज अगर 40 डिग्री है तो कितना पे रखना पड़ेगा, वेरी गुड, तो कितना पे रखना है, 37.5 पे रखना पड़ेगा। और नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज का मान अगर 30 डिग्री है तब कितना पे रखना पड़ेगा, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज का मान अगर 30 डिग्री है तो कितना पे रखना पड़ेगा, तब 30 पर ही रखना पड़ेगा। ओबी बेंच का टो से रेलवे लाइन का डिस्टेंस कितना रहेगा, ओबी बेंच का टो से रेलवे लाइन का डिस्टेंस कितना रहेगा, ओबी बेंच का टो से रेलवे लाइन का डिस्टेंस कितना होता है, ओबी बेंच का टो से रेलवे लाइन का डिस्टेंस कितना होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। कहाँ सब उतर गया यार, ठीक है बाबू, वेरी गुड। नॉट लेस देन 100 मीटर, कम से कम 100 मीटर दूरी होने पर होना चाहिए, ठीक है। ये सब सवाल हम लोग कर चुके हैं, देख चुके थे, सब चीज पढ़ चुके थे। इन सिटू पिलर जो डेप्थ मेजरमेंट के लिए छोड़ा जाता है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में, उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, इन सिटू पिलर जो डेप्थ मेजरमेंट के लिए छोड़ा जाता है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में, उसका हाइट कितना होता है, कितना होता है, 2.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, डियर स्टूडेंट्स, आपको रिप्लाई देके बताना है कि ये जो पिलर होगा कितना हाइट से ज्यादा होने पर उसका बेस डाया 1.5 मीटर रहेगा, इसका हाइट कितना से अधिक होने पर उसका बेस डाया 1.5 मीटर रखना होगा, कितना हाइट से ज्यादा होने पर इसका बेस डाया 1.5 मीटर रखना पड़ेगा। वेरी गुड बाबू, बहुत अच्छा जवाब दिया तुम लोग। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन क्लास में बोरिंग लगता है या मजा आता है, ये जो डिस्कशन चलती है रोज मोटा मोटी 10 12 15 सवाल का 15 20 मिनट का डिस्कशन जो होता है, बोरिंग लगता है या मजा आता है, कुछ अलग से लगता है एनर्जी जैसा कि हाँ सर हम कुछ सीख रहे हैं, हमको एहसास होता है इस बारे में। स्टार्टिंग का जो बच्चे आते हैं ना, कुछ दिन उनको थोड़ा सा लगेगा कहाँ आ गए हम, फिर धीरे धीरे उसको पता चले अरे ये तो बहुत अच्छा चीज है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू, जो आप लोग रोज डिस्कशन करते हो ना, हम लोग जब थे ना प्रिपरेशन में, तो हम लोग ऐसा खोजते थे कि कोई ऐसा कराए, पर मिलता नहीं था कोई। अफसोस वाली बात है, टीचर माइनिंग का मिलते ही नहीं जो प्रोफेशनली तरीके से अच्छे से पढ़ाए, एकदम नहीं मिलता है, बहुत अफसोस होता है ना। और सब ऐसा बना लिया ना एकदम, क्या बताऊं मैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या करते हैं, सोच नहीं समझ में आता। चलो ठीक है, अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपना आज का जो क्लास का सेशन है, अपना टॉपिक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो लिखो, राइट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार। एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार। ये सवाल पे सवाल, इस सवाल पे क्वेश्चन रहा है बहुत बार। लिखो, राइट द, ईसीएल में ही रहा है, कैसा रहा है मैं बता देता हूं। राइट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज of overman and mining सरदार, ठीक है, इन ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट माइंस में ना क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, इसके पर हम चर्चा करेंगे। किसका ड्यूटीज, माइनिंग सरदार ओवरमैन। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये असिस्टेंट मैनेजर होता तो मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन ये सरदार और ओवरमैन है ना, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए भी बन जाता है कि इसलिए में एक सवाल पूछा था कि डस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स जो कंट्रोल है किसके अंडर में होगा, किसके अंडर में होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस जो थे ना, आप ये जब पॉइंट पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। और इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए, बहुत लोगों ने गलत कर दिया, ठीक है, बहुत लोगों ने गलत कर दिया। तो उस चीज को अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ना बारीकी से, तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉमन ड्यूटीज जो दोनों कर सकते हैं। ए नंबर पॉइंट, दैट इज कॉमन ड्यूटीज। कॉमन ड्यूटीज मतलब, कॉमन ड्यूटी का मतलब ये है कि जो दोनों लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा ड्यूटी कुछ डिसाइड किया गया है
जो दोनों कर सकते हैं, ओवरमैन भी कर सकते हैं और सरदार भी कर सकते हैं, है ना। कॉमन ड्यूटीज, रेड पेन कहां गया, गिरा हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन ड्यूटीज। कॉमन ड्यूटीज क्या क्या, कॉमन ड्यूटीज पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कॉमन ड्यूटीज क्या क्या, जल्दी जल्दी लिखो, एक नंबर पॉइंट, क्या क्या कॉमन ड्यूटीज। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, देखो वो किताब में तो सब लिखा हुआ है, लेकिन मेरा तरीका से पढ़ोगे बहुत अच्छा सा दिमाग में घुस जाएगा। लिखो, साइड ऑफ द बेंच कीप प्रॉपरली ड्रेस्ड, साइड ऑफ द बेंच kept properly dressed, दोनों का जिम्मेवारी है। जो बेंच का साइड है ना, बेंच का जो एज होता है ना, इसको प्रॉपरली ड्रेस करवाना। जैसे ये बेंच है मेरा, मान लो, तो इसको ना ड्रेसिंग करवा लेना है, ड्रेसिंग। और मशीन से ड्रेसिंग होता है डियर फ्रेंड्स, है ना। किससे ड्रेसिंग होगा, ये मशीन से ड्रेसिंग होता है। ये जो है ना ड्रेसिंग किसका होगा, मशीन के सहारे इसमें ड्रेसिंग होता है, बकेट के सहारे ड्रेसिंग करना होता है ना। तो बेंच का साइड को क्या करना, ड्रेस कर देना। ड्रेस मतलब ड्रेसिंग करके उसको झड़ाई करवा देना, ताकि इसके साथ में कोई आदमी आए तो कभी गिर के उसका पत्थर से नुकसान ना हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंच, स्टेबिलिटी ऑफ ऑल बेंच, स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑल बेंच, सभी बेंच, जितना भी बेंच होगा ना, उन सारे बेंचों की स्टेबिलिटी, ठीक है, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, बेंच का हाइट ठीक ठाक है कि नहीं, बेंच का विड्थ ठीक ठाक है कि नहीं, किसी तरह का बारिश में कोई नुकसान तो नहीं होगा, टूट तो नहीं सकता है ना। इन सारे चीजों पे ना वो लोग क्या करेंगे, उसका देखने और जांच करने का जिम्मेवारी किसका है, आपका किसका, ओवरमैन और सरदार, दोनों का ड्यूटी का पार्ट है। दोनों इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। तीसरा ड्यूटी क्या है, होल रोड केप्ट मेंटेन, होल रोड को भी मेंटेन करना है। 3 नंबर, होल रोड, होल रोड केप्ट मेंटेन, इसको भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो मोटा मोटी 3 तरह का ड्यूटी हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली इस पॉइंट को हमको लास्ट में पढ़ाना था, लेकिन क्या हुआ कि आपको पता है कि जैसे अभी हम लोग कुछ सोच के आए थे कि अब पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए टाइमिंग होता है प्रॉपर। तो टाइमिंग हमको लग रहा है कि आज लगभग बहुत सारा समय खत्म हो गया, बहुत सारे अलग अलग डिस्कशंस में। तो हम लोग का जो मेन टॉपिक है, हो सकता है कल स्टार्ट कर पाए, हम लोग कल पढ़ा पाए। अगर उस चीज को हम लोग स्टार्ट कर दे, सपोज होल रोड या रैंप के बारे में, तो आज खत्म नहीं होता बाबू। इसीलिए हमको मजबूरी में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि आज बहुत सारा समय ऑलरेडी खत्म हो चुका है हम लोगों का, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे स्पेशली, ये मोटा मोटे 3 पॉइंट समझ में आया ना। अब हम लोग स्पेशली जानेंगे कि सरदार, ठीक है, माइनिंग सरदार की ड्यूटी क्या है, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं ओवरमैन की ड्यूटी क्या है। ओवरमैन, ओवरमैन की ड्यूटीज क्या है, ठीक है। तो ओवरमैन के बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गया। लिख रहे हैं तुम लोग यार, कि सिर्फ कथा पूजा से सुन रहा है, अरे लिख रहा है ना तुम लोग। एक एक बच्चा लिखना मैं बोल दे रहा हूं क्लास में बार बार, ठीक है ना। सबको लिखेगा नोट्स, रफ, गंदा, अच्छा, सही, गलत, जैसा समझ में आ रहा लिखो, ठीक है। लिखो, सब लिखो। अगर तुमको रैंक अच्छा करना तो लिखो, मुझे धोखा मत दो। मुझे धोखा देने का मतलब है अपने आप को धोखा देना, ठीक है। मुझे धोखा मत देने का प्रयास करना। चलो लिखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं लिखो। लिखो क्या है, प्रिकॉशन बिफोर ब्लास्टिंग। ओवरमैन का ड्यूटी में क्या है, प्रिकॉशन बिफोर ब्लास्टिंग, प्रिकॉशन बिफोर ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग से पहले अगर प्रिकॉशंस लेना तो केवल ओवरमैन का ड्यूटी में आएगा। मतलब ब्लास्टिंग रिलेटेड अगर कोई घटना घटता है तो केवल और केवल ओवरमैन ही फंसेगा, सरदार को उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एडिक्वेट लाइटिंग, लाइटिंग अगर सही व्यवस्था है कि नहीं, एडिक्वेट लाइटिंग, एडिक्वेट लाइटिंग, लाइटिंग का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। लाइटिंग मतलब जो बत्ती लगा रहता है यार, प्रॉपर लाइट होना चाहिए जहां पर काम हो रहा है बेंच में, है ना, ताकि लोग सेफ्टी से काम कर पाए, लोग देखे तो विजिबिलिटी ठीक ठाक रहे। तो इस तरह से काम करने के लिए ये होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग का व्यवस्था होना चाहिए। और तीसरा नंबर, उनको देखना है कि मेन और मशीन का ना बेंच के ऊपर ओवर क्राउड ना हो, ठीक है। नो ओवर क्राउड, नो ओवर क्राउड, नो ओवर क्राउड मेन और मशीनरी, मेन और मशीन ओवर बेंच। बेंच के ऊपर मेन और मशीन आके पूरा जमा ना हो जाए, बेंच एक साथ आके जमा है। क्यों, क्योंकि ज्यादा अगर रहेगा तो उसके स्टेबिलिटी पे खतरा पड़ेगा। साथ ही साथ आप जब कोई काम करते हो ना, अगर उस पर ज्यादा अगर ये दे दोगे ना बाबू, तो क्या दिक्कत होगा, तो सिंपल दिक्कत तो ये रहेगा कि उसमें खतरा बढ़ जाएगा। जहां पे मशीन चल रही है वहां पर ज्यादा में भीड़ लगा दे तो क्या होगा, तो आदमी को चोट लगने का संभावना बढ़ जाता है ना।
इसलिए जब ट्रेनिंग में आप लोग करते होगे तो देखता होगा, बोलता होगा 2 ही आदमी जाइए, 3 आदमी जाइए, जितना कम आदमी उतना सेफ्टी बेटर। ठीक है, तो जल्दी से देखो। क्लास में बहुत अफसोस के साथ लग रहा है कि केवल 50 से बच्चा रिप्लाई दिया है, 46 बच्चा कि सर हम लोग नोट कर रहे हैं, बाकी बच्चा देख रहा है। देखो वो मैं बार बार बोलता हूँ ना, एक बात याद रखना, मेरा शुरू से मैंने वीडियो में बताया था कि परसेंटेज जो होता है ना, जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस जो होता है ना, 30% ही होता है। क्यों होता है पता है? कि 30% ही बात सुनते हैं। देखो आप, मेरा अभी क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना 180 है, उसका 30% निकालो, 54। देखो तुम लोग 54 ही बच्चा रिप्लाई किया है, मात्र 55 का रिप्लाई आया है। तुम बोलोगे तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, है ना। 56 बच्चों को रिप्लाई है केवल। मैंने कहा ना कि 30% बच्चे का ही रिजल्ट होता है। रीजन नहीं होता है कि क्लास तो करते हैं 100%, उसमें 30% का तो नामो निशान नहीं होता क्लास में। अक्सर मैं देखा हूं, और यही 30% ना 10% करके मैं हर बार छाटूंगा। याद रखना, हर महीना, इस महीने में 10% मैं छाट दूंगा। क्लास में से 10% बच्चों को गायब हो जाएंगे, वो आपको दिखेंगे नहीं। और इसलिए जिसको हाय हेलो करना कर लेना सभी कोई, ठीक है। नया एप्लीकेशन में उसका इनरोलमेंट होगा ही नहीं। जो बिना मतलब के क्लास अपसेंट करते, एग्जाम तक नहीं देते, उसको कोई मतलब नहीं यार। अपना माँ बाप का पैसा तुम कहीं और बर्बाद करो, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास बर्बाद मत करो तुम, ठीक है। जाओ, बहुत बहुत लोग हैं तुम्हारा पैसा लूटने वाले, जाओ उनके पास लुटाओ। चलो अब सरदार, माइनिंग सरदार का ड्यूटीज देख लेते हैं। माइनिंग सरदार, ठीक है। तो माइनिंग सरदार का ड्यूटीज क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते थोड़ा सा। डस्ट कंट्रोल, डस्ट कंट्रोल मेजर एंड इंप्लीमेंटेशन, बहुत इंटरेस्टिंग, देख लो ध्यान से। डस्ट कंट्रोल मेजर एंड इंप्लीमेंटेशन। एक बच्चा मुझे मैसेज किया था कि सर सवाल में पूछा था डस्ट कंट्रोल से रिलेटेड, उसमें ओवरमैन भी था, सरदार भी था, एमएस भी था और बोथ था। तो सर हम ओवरमैन मारे। तो बताओ इस पॉइंट को पढ़ने के बाद क्या ओवरमैन मानना सही है? क्योंकि डस्ट कंट्रोल का मेजरमेंट का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सरदार को ड्यूटी में भी आता है, जो कि ओपन कास्ट का पार्ट है ना। तो आपको पता अगर रहता ये चीज आंसर में, तो आप उसको कभी गलती नहीं करते इस तरह का सवाल में, ठीक है। तो मोटा मोटी जो चीजें थी आपको समझ में आ गई, यहाँ पे सारे चीजों का आपको ब्यौरा, एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। चलो एक बड़ा सा लंबा सा टॉपिक होल्ड रोड स्टार्ट करते हैं। कोशिश करते हैं कि होल्ड रोड को खत्म किया जाए, ठीक है, या फिर छोड़ दें। आप लोगों को सवाल, आप लोगों का सवाल है क्या, डाउट कुछ है क्या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड? अगर डाउट है तो पहले रिप्लाई देकर पूछ लो यार। ब्लास्टिंग सर, अरे ब्लास्टिंग अभी कहाँ, अभी तो बेसिक ही चल रहा है। हाइट ऑफ बर्म, बाद में हाइट ऑफ बर्म आएंगे हम लोग। बर्म कहाँ पढ़ा है? पैरापेड वॉल नहीं पढ़ा है, बर्म नहीं पढ़ा है, रैंप नहीं पढ़ा है, होल्ड रोड नहीं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? कुछ भी नहीं हुआ है। ओवरमैन डस्टिंग इंचार्ज होता है, डस्टिंग एंड सैंपलिंग इंचार्ज ओवरमैन के पद पे होते हैं वो लोग। WCL आंसर इसका बहुत है, कुछ न्यू पढ़ा दीजिए अपने तरफ से, कुछ न्यू पढ़ा दीजिए। WCL आंसर बहुत दिया, हाँ बहुत ही होगा। WCL में आया था ना। क्वेरी क्या होता है? ओपन कास्ट माइंस, एक मिनट रुको, राहुल का एक सवाल है, पार्टिंग थिकनेस और हार्ड कवर में अंतर। सुनो 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 सुनो, मैं समझ गया आप लोग का बहुत सारा डाउट्स है ना। एक काम करते हैं, होल्ड रोड को हम लोग बाद में लेते हैं, इसके अलावा बाकी जो चीजें उस पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। पहले मैं पढ़ा लेता हूँ, सुन लो, पहले मैं पढ़ा लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। कुछ लोगों का सवाल एक दो बार सवाल आया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दो चार सवाल आ गया तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ और बाकी मैं पढ़ा लेता हूँ। और इसके बाद हम लोग कल होल्ड रोड वाला करेंगे। होल्ड रोड एक बड़ा टॉपिक है, आधा घंटा आसपास टाइम लगेगा उसमें, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स पहले समझ लो, आप लोग नहीं समझे। देखो हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, मैंने शुरू के क्लास में बताया था वीडियो रिकॉर्डिंग 1 में। तो क्लास 1 जो थी ना, उसमें मैंने समझाया कि इसमें 4 पार्ट में हम लोग खत्म करेंगे। एक आपका बेंच से रिलेटेड होगा, दूसरा होल्ड रोड से रिलेटेड होगा, होल्ड रोड है ना, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होगा। अभी हम लोग सिर्फ बेंच वाला पार्ट कर रहे हैं ना, बेसिक पार्ट हुआ। होल्ड रोड बाकी है, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग बाकी है और मशीन बाकी है। ये तीनों पढ़ना पूरा का पूरा बाकी होगा, ठीक है ना, थोड़ा पेशेंस रखो। तो अभी बेंच वाला पार्ट में ना हम लोग जो बेंच का बाकी चीजें हम लोग उसको कर लेते हैं, ठीक है। एक टॉपिक छूट रहा है, उस टॉपिक को करता है, कुछ सवाल जवाब आप लोग का है उसको मैं कर लेता हूँ।
जैसे अभी एक सवाल आया 93 रोल नंबर जो थे, उनका सवाल था कि सर पार्टिंग थिकनेस और हार्ड कवर में क्या अंतर होता है। देखो बाबू सुनो, कुछ अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं भी पूछूं, अगर एक रिप्लाई दे देना राहुल, अगर मैं क्लास के एंड में बताऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आपका जो सवाल है आप सब याद रखोगे ना बाबू, जो सवाल आपका था, ठीक है ना, मैं क्लास के एंड में जवाब देता हूं, क्योंकि पढ़ा रहा हूं ना तो बच्चे लिख रहे एक लय में, ठीक है ना। लिखो लिखो लिखो, नेक्स्ट सवाल लिखो, लिखो राइट द, लिखो राइट द, राइट द, लिखे राइट द डायमेंशन ऑफ बर्म, राइट द डायमेंशन और शॉर्ट नोट ऑन बर्म। क्या बोले, शॉर्ट नोट लिखना है और डायमेंशन लिखना है, जो लिखना लिखना लिखो बर्म के ऊपर, BERM, बर्म टॉपिक नहीं हुआ, बर्म टॉपिक के ऊपर लिखना, शॉर्ट नोट बर्म के बारे में जानना है। बर्म क्या होता है, बर्म को लिख लो बाबू। आप लोग से रिक्वेस्ट है ना, और भी बाकी बच्चे अपना सवाल को ना खोज खोज के ना कॉपी में लिख लोगे, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बस 5 मिनट से 10 मिनट 2-4 टॉपिक पढ़ा लेता हूं, उसके बाद आपका सारा सवाल को मैं करके लूंगा, ठीक है। तो पहले मुझे ये करवा लेना दो, उसके बाद मैं आपका सवाल लेता हूँ। तो बर्म के बारे में लिखना है बाबू, ठीक है। तो बर्म क्या होता है देखो, तो बर्म किसको बोलते हैं, जैसे ये मेरा बेंच है डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा क्या है, बेंच, दिस इज कॉल्ड बेंच, ओके। तो बेंच में कोई गाड़ी इधर से साइड से लुढ़क के ना गिर जाए, इसलिए हम लोग यहाँ जो बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बर्म, ठीक है, इसको हम लोग बर्म बोलते हैं। तो सवाल आता है सर एम्बैंकमेंट किसको बोलते हैं, पैरापेट वॉल किसको बोलते हैं। देखो उसमें अंतर होता है, जो मेरा होल रोड होता है ना, जैसे मेरा होल रोड है, होल रोड है ना, तो होल रोड का साइड में भी ना इस तरह बनाया हुआ रहता है, ताकि गाड़ी मेरा क्या हो, होल रोड से बाहर कहीं गिर ना जाए, इधर उधर लुढ़क ना जाए। तो होल रोड में जो होता है, जो होल रोड में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरापेट वॉल। और एक पैरापेट वॉल होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, रिवर का साइड में बनाए, तो उसको भी पैरापेट वॉल बोलते हैं। और इसी को हम लोग एम्बैंकमेंट भी बोलते हैं। ध्यान से सुन लेना बाबू, आधा अधूरा नॉलेज लेके जाओगे फंस जाओगे। इसको एम्बैंकमेंट भी बोलते हैं, पैरापेट वॉल भी बोलते हैं। कौन, जो रोड के, होल रोड के बगल में होता है ना, कहां होता है, होल रोड के बगल में होता है, उसको हम लोग पैरापेट वॉल या एम्बैंकमेंट बोलते हैं। और एक पैरापेट वॉल होता है, जैसे मान लो मेरा रिवर है ना, तो रिवर का बगल में ना एक अलग से दीवार का कंस्ट्रक्शन किया है, हम लोग इनंडेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसको भी हम लोग पैरापेट वॉल बोलते हैं, इसको भी पैरापेट वॉल बोलते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, इसका अलग है, इसका अलग है। और बर्म क्या होता है, बर्म बेंच के ऊपर होता है, किसके ऊपर होता है, ये बेंच के ऊपर होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में सारा का सारा चीज के बारे में जानेंगे, पैरापेट वॉल, होल रोड, हम लोग जब हम लोग इस क्लास को करेंगे तब हम लोग जानेंगे, ठीक है। पूरा नहीं दिख रहा है, देखो बाबू, देखो देखो ध्यान से देखो। तो बर्म कहां बनेगा, बेंच के ऊपर, ठीक है, बेंच में जो बनता है उसको हम लोग बर्म कहते हैं। पैरापेट वॉल कहां बनेगा, होल रोड पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बैंकमेंट बोलते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, इसके साथ इसको कोरिलेट मत करना, ठीक है। हम लोग अभी बर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बर्म क्या होता नहीं होता इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। बर्म क्या होता नहीं होता इसके बारे में जानते हैं। लिखो राइट द साइज ऑफ बर्म, लिख लिया, लिखो। तो बर्म क्या होता है, इसका पहले पर्पस लिखते हैं हम लोग, पर्पस, पहला पॉइंट क्या है इसका, पर्पस, पहला पर्पस इसका क्या होता है, पर्पस। तो इसका पर्पस क्या है, ठीक है, टू प्रिवेंट द मशीनरी, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट इसका क्या काम करता है, टू प्रिवेंट, बचाता है, किससे बचाता है, टू प्रिवेंट मैन और मशीन, मशीन फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से बचाता है, ठीक है। फॉलिंग फ्रॉम बेंच, ये होगा फॉलिंग फ्रॉम बेंच, बेंच से गिरने से बचाता है मेन और मशीनरी को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बर्म। क्या बोलते हैं उसको हम लोग डियर बाबू, बर्म बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। तो जब कभी बर्म बोलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बर्म का मतलब है बेंच से मशीन को गिरने से बचा रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंच बोलेंगे। तो ये सिंपल बात हो गया, ठीक है। और ये कहां बनता है, कहां बनता है, इसका लोकेशन क्या होता है, लोकेशन इसका क्या है, लोकेशन लिख लो इस पे, लोकेशन क्या होता है, ये होता है आपका एज ऑफ द बेंच, एज, बेंच के एज में होता है, एज ऑफ बेंच, बेंच के एज में इसको बनाया जाता है ना। बेंच, जो बेंच होता है ना, बेंच का एज, एज का मतलब किनारा, कोना वाला पार्ट है ना, जिसको हम लोग आप बोलते हैं क्रस्ट भी बोलते हो, है ना, क्रस्ट जिसको बोलते हो। तो क्रस्ट तो एक पॉइंट हो गया, तो एज में हम लोग बैठाते हैं, कॉर्नर पे हम लोग बैठाते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो, इसको बार बार मैं ऐसा बना रहा हूं, इसका कुछ डायमेंशन होगा, इसका कुछ हाइट होगा, कुछ विड्थ होगा, कुछ भी होगा। तो अब इसका क्या पॉइंट के बारे में जानते हैं, ठीक है, इसका डायमेंशन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका हाइट, इसका हाइट कितना होता है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यही सवाल आता है, ठीक है, यही सवाल आता है कि बर्म का हाइट कितना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसका लिख लो आंसर, प्रॉपर जो आंसर है, ठीक है, डाया ऑफ लार्जेस्ट, ठीक है, व्हीकल, टायर डाया ऑफ, टायर, टायर डाया ऑफ
लार्जेस्ट व्हीकल, टायर डाया ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल, मैं दूसरा कलर से लिख रहा हूं, टायर डाया ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल, ध्यान से, लार्जेस्ट व्हीकल, ठीक है। फ्लाइंग ऑन बेंच, फ्लाइंग ऑन बेंच, बेंच के ऊपर जो चल रहा ना, वो जो सबसे बड़ा जो मशीन है ना, उस मशीन का सबसे बड़ा डाया जो टायर होगा ना, उसके बराबर होना चाहिए, उसका डाया से कम नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रहेगा। ठीक है, 1 मीटर का जो डेटा था वो पुराना डेटा था, इसमें बोला गया था कि अगर टायर का जो डाया है 1 मीटर से अगर कम होगा तो कम से कम बेंच की हाइट मिनिमम 1 मीटर रखना है, पुराना। लेकिन अभी जितना भी डंपर का टायर होता है ना, सब 1 मीटर से ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो पुराना डेटा में था, तो 1 मीटर क्या है ना, इसी में इंक्लूड किया गया था कि मतलब मिनिमम 1 मीटर आपको रखना ही पड़ेगा। पहले जो लिखा हुआ था ना, कम से कम 1 मीटर, इसको भी आप ध्यान में रख लो कि पहले का ना ओल्ड डेटा में क्या था, ओल्ड डेटा में था, ओल्ड डेटा में क्या लिखा था, यानी मिनिमम 1 मीटर, मिनिमम 1 मीटर मतलब क्या है, मिनिमम 1 मीटर, ओल्ड डेटा है, ठीक है ना, पुराना डेटा 1 मीटर। इसका मतलब हो गया बाबू, जैसे मान लो कोई टायर का डाया, इसका हाइट है मात्र 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर नहीं, कम है, तो क्या 90 सेंटीमीटर रखेंगे, नहीं, तब 1 मीटर रखेंगे। अगर 1 मीटर से कम है तो 1 मीटर रखना पड़ेगा, नहीं तो कितना, जितना उतना डाया है उतना रखो, ठीक है। तो 1 मीटर रखेंगे, अगर 1 मीटर हो रहा तो 1 मीटर रखेंगे, दोनों डेटा को ध्यान में रखो, यानी मिनिमम कम से कम 1 मीटर आपको रखना पड़ेगा, और ऐसे करके आपको क्या रखना पड़ेगा, टायर डाया के बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसा आपका सवाल है उस हिसाब से मारना, क्योंकि ईसीएल के एग्जामिनेशन में बाबू आप देख लीजिएगा कैसा वो लोग कर्मकांड किया है ना, तो आपका नॉलेज अच्छा बुरा सही गलत सब रखना पड़ेगा कि जो भी है ये। अब इसका बात करते हैं हम लोग, हाइट तो हो गया, अब जैसे बर्म में बना रहा हूं, तो बर्म तो ऐसा बनता है ना, तो हाइट पता चल गया, ठीक है, जो टायर के डाया के बराबर होगा, ठीक है। अब इसका बात करते हैं टॉप का विड्थ, मतलब ऊपर का चौड़ाई कितना होगा, अब बॉटम का चौड़ाई कितना होगा, ठीक है। तो टॉप विड्थ कितना होगा इसका, टॉप मतलब ऊपर का चौड़ाई, टॉप विड्थ कितना होता है इसका, 30 सेंटीमीटर, कितना होगा, 30 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, यानी ऊपर का चौड़ाई कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और बॉटम का जो विड्थ होगा ना, बॉटम विड्थ, ठीक है, और बॉटम का जो विड्थ होगा ना, बॉटम विड्थ मतलब नीचे वाला जो चौड़ाई होगा क्या होगा ना, देखो ये डिपेंड करेगा, बॉटम विड्थ किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन इट्स इट्स डिपेंड, देखो मैं समझा दे रहा हूं ध्यान से, इट्स डिपेंड ऑन, ठीक है, ठीक है, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज of the material used to make what, used to make berm, जो बर्म बनाने में आप मटेरियल यूज कर रहे हो ना, उसका नेचुरल ऑफ एंगल ऑफ रिपोज जितना होगा ना उतना आपको रखना पड़ेगा। इसमें आप 30 सेंटीमीटर रख दिए हाइट में, और उसका ये मतलब क्या बोलना चाह रहा बाबू, देखो जैसे मान लो तुम जब मटेरियल को डंप करेगा तो ऑटोमेटिकली 30 सेंटीमीटर बना कैसे डंप करेगा, कुछ तो डाउट होगा ना, कुछ तो बनेगा ना, तो ऊपर वाला आप 30 सेंटीमीटर कम से कम रखो, ठीक है, मिनिमम, ये मिनिमम है ना, मिनिमम 30 सेंटीमीटर, तो मिनिमम 30 सेंटीमीटर तुम ऊपर रखा, और जब मटेरियल का रखोगे तो ऑटोमेटिक वो ढल जाएगा ना अपने से कुछ ना कुछ, तो जितना दूर तक ढलेगा उतना दूर तक आप रखो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई डायमेंशन फिक्स नहीं। लेकिन इसका हाइट जो होगा वो टायर डाया के बराबर होगा, जो डाया होगा ना, टायर जो बड़ा टायर, टायर का डाया उसके बराबर होगा, उससे छोटा नहीं रख सकते आप, या किसी भी हाल में 1 मीटर। हाँ, लार्जेस्ट मशीन हुआ, समझ में आया बर्म के बारे में, क्या अभी भी कोई डाउट है, इज एनी मोर डाउट, प्लीज रिप्लाई। तो बर्म से रिलेटेड इतना ही इंफॉर्मेशन था जिसको देखना था आपको, रिपीट करूं, मारूंगा ना तुमको यहां पे। हाँ, अब एक एक पॉइंट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, बर्म जो आप लोग किए ना, तो एक पॉइंट कर लेते हैं हम लोग, पैरापेट वॉल या एम्बैंकमेंट के ऊपर अभी ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि आप कंपैरेटिवली दोनों को याद रख पाओगे, ठीक है। राइट द साइज ऑफ एम्बैंकमेंट और पैरापेट वॉल एक ही साथ कर लेते हैं, तो कंपैरेटिवली आपको याद रहेगा, ठीक है।
अच्छा रहेगा ना ये वाला। बर्म क्या से बना होता है बाबू? देखो ये जो बर्म हम लोग बनाते हैं ना, इसमें जो मटेरियल, आप एक चीज काम करो, इसको भी लिखी लो कि जो मटेरियल यूज क्या होता है ना, जो हम लोग मक पाइल उसको बोलते हैं ना, मक पाइल बोलते हैं, या फिर ओबी जो निकलता है ना, जो प्लास्टिंग करने के बाद जो ओबी निकलता है उसी से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जो मटेरियल यूज होगा, जो अमूमन यूज होता है मटेरियल, उसका मैं बात कर रहा हूं। क्या यूज होता है? तो मक पाइल, ठीक है, या ओबी, ओबी ब्लास्टेड ओबी जो होता है ना, ओबी डंप है ना, ब्लास्टेड ओबी, उससे हम लोग बनाते हैं। जो ओवरबर्डन जो ब्लास्ट हुआ ना, उससे बनाते हैं, या फिर मक पाइल उसको बोलते हैं, MUCKPILE, मक पाइल, इससे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देख लो यार, सब चीज नोट कर, इस सब भी नोट कर लो। एक एक बात आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा है तो पूछ लो। देखो यार, मैं एक बात बताता हूँ साफ साफ ना, कि देखो हो सकता है कुछ सवाल ऐसा आपके मन में आ गया जहन में जिसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो मैं सोच के रिसर्च करके बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा। डंपिंग यार्ड में अगर स्पॉइल रॉक, ठीक है, और पानी रहता है तो ब्लास्टिंग बे करते हैं क्या? ब्लास्टिंग करते हैं क्या? मक पाइल इसी को बोलते हैं जो ओबी डंप होता है। जो ओबी डंप होता है ना, जो बनता है ना, उसी को मक पाइल बोलते हैं ना, MUCKPIL। स्पेलिंग थोड़ा ये वाला देख लेना यार, थोड़ा हमको लग रहा है स्पेलिंग गलत लिख दिया हूं। PAIL या PIL जो भी है, स्पेलिंग देख लेना, इसको थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, ये वाला। सर जैसे ओबी को करते हैं उसी तरह क्लियर। सर जैसे ओबी को यूज करते हैं वैसे अगर, रुको रुको रुको, तुम लोग का सवाल बहुत ज्यादा है। एक टॉपिक और पढ़ाने देगा, एक टॉपिक और पढ़ाने देगा, एक टॉपिक इसी के साथ मिलता जुलता टॉपिक, बर्म के साथ एम्बैंकमेंट और पैरापेट वाल। सही है स्पेलिंग ना? ठीक है, तो बोलो इसी के साथ, इसी को आगे एक पढ़ाने दे, एक टॉपिक और। ठीक है, एक टॉपिक और पढ़ा लेना, तो फिर तुम आप लोग अपना डिस्कशन करना, फिर 9:45 तक जितना सवाल पूछना पूछते रहना। मुझे पढ़ा लेना दो बाबू, थोड़ा पढ़ाऊंगा नहीं ना, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगा, है ना, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगा, मुझे पढ़ा लेना दो। लिखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन एम्बैंकमेंट, राइट शॉर्ट नोट ऑन एम्बैंकमेंट स्लैश पैरापेट वॉल। दोनों एक ही होता, मैंने थोड़ा देर पहले कहा था, ठीक है। एम्बैंकमेंट और पैरापेट वॉल दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक में पढ़ा लेते, उसके बाद अपना सवाल आप लोग पूछना, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट, पहला, इसका पर्पस क्या होता है? तो एम्बैंकमेंट या पैरापेट वॉल का पर्पस क्या होता है? पहले पर्पस को हम जानते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। किससे प्रिवेंट करता है? मशीन को प्रिवेंट करता है, ताकि होल रोड से बाहर ना चला जाए। टू प्रिवेंट, लिखो पर्पस क्या? यूज टू प्रिवेंट मशीन व्हीकल, लिखो व्हीकल, ठीक है, फ्रॉम अनरोड, अनरोड फ्रॉम होल रोड, अनरोड फ्रॉम होल रोड, अनरोड होने से बचाता है। जो रोड में है ना, रोड से बाहर जाने से बचाता है, ठीक है। रास्ता से गिरने से बचाता है ना, इसका मतलब क्या? अनरोड का मतलब रास्ता से बाहर निकलने से बचाता है ना, अनरोड फ्रॉम होल रोड, होल रोड से बाहर जाने से बचाता है। सिंपल यही बोलना चाह रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड है कि नहीं पता नहीं, मुझे मिला नहीं, मैं लिख दिया, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड है कि नहीं, मुझे पता नहीं, मिला नहीं तो मैंने लिख दिया, मैं 12 बोल रहा हूं, ठीक है। अब इसका पर्पस समझ में आ गया, ठीक है। अब कहां बनेगा तो समझ में आ गया, होल रोड लिखा है तो होल रोड में बनेगा। कहां पे इसका लोकेशन क्या होगा लिख लो, नहीं समझ में आ रहा तो, ठीक है। बिसाइड द होल रोड, होल रोड के बगल में होता है, बिसाइड द होल रोड, होल रोड के बगल में बनाते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट, अब इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट पर चर्चा करता है। ग्रीन पेन मुझे मिला नहीं आज। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब इसका डायमेंशन, इसका टॉप विड्थ कितना होगा, इसका हाइट कितना होता है, इसका हाइट, हाइट, इसका हाइट कितना होता है? कोई मुझे बता सकता है इसका हाइट? इसका हाइट कितना होता है? जल्दी से हाइट पे मुझे बता सकता है? यार फॉल भी लिख सकते हो, एकदम सही बात है यार।
एकदम सही बात बोला सर, फॉल लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, फॉल स्लैश ऑन रोड फ्रॉम होल रोड। हाइट कितना होता है, हाइट टायर ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल, ठीक है, टायर डाया ऑफ, दोनों का सेम है, लार्जेस्ट व्हीकल, व्हीकल व्हीकल प्लेइंग ऑन होल रोड। लिख लिए, ये किसके ऊपर था, ये हाइट के ऊपर था, है ना, हाइट का पॉइंट था, 3 नंबर पॉइंट हाइट। अब हम लोग बात करेंगे किसका ऊपर, इसका टॉप विथ के ऊपर बात करेंगे, इसका टॉप का चौड़ाई कितना होगा, टॉप विथ, टॉप विथ कितना होता है, ठीक है, टॉप विथ। देखो एक बात याद रखना यार, टायर डाया ऑफ लार्जेस्ट में ये जो टर्म लिखा गया ना, ये इतना कम से कम रखना, ये मिनिमम है ना, मिनिमम है, मिस्टेक मत करना इस समय ना, मिनिमम लिखा गया यहाँ पे, कम से कम इतना रखना पड़ेगा। टॉप विथ, इसका टॉप का चौड़ाई कितना होता है, इसका टॉप मतलब ऊपर का चौड़ाई होता है कितना मीटर, 1 मीटर, ठीक है। इसका बॉटम विथ, ब्लैक कलर, बॉटम विथ, बॉटम मतलब नीचे का चौड़ाई, बेस का चौड़ाई, है ना, बॉटम विथ कितना होता है, 2.5 मीटर। ये सब मिनिमम है ना, ये सब मिनिमम है, कम से कम इतना रखना होगा। हो गया, हो गया तुम लोगों का अब, हाँ हुआ, हाँ थोड़ा बैठेंगे। हो गया बाबू, सारा चीज नोट कर लिए हो, जल्दी से नोट कर लिया, नोट कर लो। अब अपना सवाल एक करके पूछो। जैसे रोल नंबर 93 शायद राहुल थे, राहुल का एक सवाल था, पार्टिंग हार्ड कवर और एक कुछ लिखा हुआ था, पार्टिंग हार्ड कवर एक कुछ था। राहुल अपना सवाल अगर भेजो तो फिर से, थिकनेस, पार्टिंग हार्ड कवर और थिकनेस में क्या अंतर है, ये ना सवाल था। राहुल रिप्लाई,